जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में बात होगी स्पर्श से जनवरी 2026 के पेंशन मैसेज आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको स्पर्श टीम के द्वारा ये मैसेज नहीं भेजा गया है। तो क्या ऐसे में उनकी पेंशन में किसी तरीके का संकट आएगा? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात होगी। साथ ही में जानकारी शेयर करूंगी डीएसी से रिटायर हमारे ऐसे पेंशनर्स की जिनकी सर्विस 15 साल से कम है लेकिन 14 साल से ज्यादा है, यानी 14 इयर्स या उससे ज्यादा 15 साल लेकिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब ऐसे केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे उसका क्या डिसीजन आया, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगी। कई सारे सवाल मुझे लगातार पूछे जा रहे थे कि मैम डीएससी केस की क्या अपडेट है, अब इसके बारे में बात करिए। मेरा एक ही जवाब था कि एडवोकेट सर से हमारी बात नहीं हो रही है। जैसे ही छोटी सी भी कोई अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करूंगी। तो गुड न्यूज ही कहूंगी मैं इसको, लेकिन ये गुड न्यूज क्या है इसके बारे में आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो है वो है पीएमआर केस अपडेट। हमारे ऐसे पेंशनर्स जो पीएमआर आए हैं और एएफटी में जो पीएमआर का केस चल रहा है ओआरओपी देने के लिए, यानी केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोर्ट से ओआरओपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिन्होंने केस कर दिया है वो भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी अभी पीपीओ जारी नहीं हो रही रिव्यू पिटीशन की वजह से। केस तो जीत गए एएफटी में, कोर्ट ने कह दिया है कि आपको ओआरओपी लागू है, इसके बावजूद फैसला उनके हक में आने के बावजूद देर लग रही है। तो उस केस की क्या अपडेट है ये जानेंगे। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2026 से डीए मर्ज क्यों मुश्किल है, लगभग असंभव क्यों है, बात इसके बारे में करेंगे। क्योंकि देखिए 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करा जाए, ये केंद्रीय जो संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ साथ हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स की मांग है। लेकिन ये मुश्किल क्यों लग रहा है? हालांकि केंद्र सरकार मना इसको लेकर कर ही चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आसान भाषा में इसको समझेंगे कि ये मुश्किल क्यों है। और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधित सवालों को पूछा है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि YouTube हमारे वीडियोस दूसरे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए और उनको भी इसके बारे में अपडेट मिले, जानकारी मिले, जो जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करती रहती हूँ। चैनल को ज्वाइन करना आपकी इच्छा पे है, लेकिन सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो ये जरूर से कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पर्श से जनवरी 2026 की पेंशन का मैसेज आ गया। देखिए, कल मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप पर भी। जो हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं उन्होंने मैसेज शेयर किए हैं कि मैम हमें स्पर्श टीम की तरफ से पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है, पेंशन इस बार थोड़ी जल्दी आएगी। जो मैंने कहा था कि इस बार जनवरी 2026 की जो पेंशन है वो थोड़ी जल्दी आएगी, तो वही हुआ। अब मैसेज आपको भी मिल चुका होगा, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये मैसेज नहीं मिला है। तो क्या ऐसे में उनकी पेंशन पर कोई संकट है? नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी थी कि देखिए, कई बार स्पर्श टीम की तरफ से ऐसी गड़बड़ियां सामने आती है कि आपको भले ही मैसेज नहीं आया हो लेकिन पेंशन आपके खातों में आ जाती है। एक शर्त जो आपको पूरी करनी जरूरी है वो है लाइफ सर्टिफिकेट। अगर लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया है, उसके बाद आपने उसका स्टेटस चेक किया है स्पर्श में लॉगिन करके कि लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 2026 की बता रहे हैं, तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को दिक्कत है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है डीएसी पेंशनर्स के लिए आई गुड न्यूज। 13 साल और 9 महीने और इसके साथ साथ 14 साल से लेकर 15 साल के जो हमारे पेंशनर्स हैं इनकी हुई जीत। केस डिसमिस हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से।
हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एडवोकेट साहब से अभी मेरी इसको लेकर बात नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तो अभी इसके बारे में अगर अपडेट की बात करूं, हालांकि 1-2 दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी शेयर करूं, लेकिन क्योंकि अभी ये फैसला आया है तो जजमेंट शेयर होने में 1-2 दिन लग ही जाने हैं। लेकिन जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, अगर उसकी माने तो गुड न्यूज है हमारे ऐसे पेंशनर्स के लिए जिनका इसमें केस था, माने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। 13.9 यानी 13 साल 9 महीने से लेकर 14 साल या 15 साल के अंदर अगर सर्विस थी और डीएससी ने उनको पेंशन देने से ये कहकर मना कर दिया था कि आपकी सर्विस 15 साल नहीं है इसलिए आपको पेंशन नहीं देंगे। अब उनकी बड़ी जीत हुई है, केस डिसमिस हो गया है और उनको पेंशन मिलेगी। अब इससे जुड़ी हुई जो इसका जजमेंट है जो वो 1-2 दिन में मैं शेयर करूंगी। इसके बाद जो सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं इस पर मोहर लग जाएगी, ये कंफर्म हो जाएगा। पर अभी ये जो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ ये सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही हूँ, तो अगर जजमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं या एक और काम कर सकते हैं। जिन जिन के भी केस इनमें लगे थे वो अपने एडवोकेट से जरूर से बात करिए, और आपके एडवोकेट से बात हो जाती है जो वो अपडेट देते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीएमआर केस अपडेट की। तो देखिए 21 जनवरी को पीएमआर केस की सुनवाई थी, डेट वगैरह थी। अब इस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी कोई भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि मेरे इस चैनल के साथ क्योंकि काफी मात्रा में पीएमआर वेटरन्स जुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है ये बात कि सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ही उनको पीएमआर केस की जानकारी मिलती है, बाकी कोई चैनल पीएमआर केस के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अपडेट के लिए वो इस चैनल की द्वारा जो जानकारी शेयर होती है उसका इंतजार करते हैं, और यही वजह है कि कमेंट्स भी मुझे इसको लेकर बहुत ज्यादा आती है। देखिए 1 महीने पहले यानी दिसंबर में मैंने शेयर किया था कि जनवरी की डेट हमें मिली है सुनवाई के लिए, समय कुछ कम पड़ा था इस वजह से हुआ नहीं था सुनवाई वगैरह। तो अभी जो हाल फिलहाल की बात करूं तो इसकी भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। 21 जनवरी को सुनवाई थी ऐसी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन जैसे एडवोकेट सर से मेरी बात हो जाएगी इसका डायरी नंबर वगैरह या जो भी कुछ होगा मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अब बात करते हैं 1 जनवरी 2026 से डीए मर्ज क्यों मुश्किल है। देखिए बहुत सारे जो हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं उनके ये भी सवाल होते हैं कि मैम कर्मचारी संगठन प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार महंगाई से राहत देने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक में डीए को मर्ज करेगी? क्योंकि अगर बात करूं 8वें वेतन आयोग की, तो देखिए 8वां वेतन आयोग आते आते 2027 तो आ ही जाना है। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई से कर्मचारी और पेंशनर्स को बचाना है तो डीए मर्ज करना होगा, लेकिन ये मुश्किल क्यों लग रहा है? ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि 7वें वेतन आयोग की कमेटी ने इसकी सिफारिशें नहीं की थी। अगर हम बात करें कुछ पिछले वेतन आयोग का देखें या 5वें वेतन आयोग की जो कमेटी थी उन्होंने डीए मर्ज की सिफारिश की थी, तो क्या हुआ था जब डीए 50% के पार पहुंचा तो उस समय की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया था। तो 6 ईपीसी आते आते 2 साल का समय लग गया था, लेकिन क्योंकि डीए मर्ज हो गया था तो कर्मचारी और पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की चाहे सैलरी हो चाहे पेंशन हो उसमें बढ़ोतरी हो चुकी थी, तो महंगाई से उनको राहत मिली थी। लेकिन 6ठे वेतन आयोग की जो कमेटी थी उन्होंने भी सिफारिशें नहीं की थी, और यही वजह है कि देखिए अभी जो डीए मर्ज है उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर है कि वो डीए मर्ज करती है या नहीं करती है। बाकी जो अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से आपको मिल जाएगी, पर ये जानकारी इसलिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस हमने ऐसे भी देखे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि फरवरी की पेंशन बढ़ी हुई आएगी या जनवरी की पेंशन में किसी तरीके की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2026 में हमारी सैलरी या पेंशन में अगर बढ़ोतरी होगी उसकी बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसी के माध्यम से होगी। जैसे 1 जनवरी 2026 से 2% की बढ़ोतरी होगी महंगाई भत्तों में। ये 2% का आंकड़ा मैं सही बता रही हूँ। कई सारे चैनल में आपने 5, 10 ये भी सुना होगा, पर इतना नहीं होने वाला है। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। और 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, ये 1 जनवरी 2026 से लेकर
जून 2026 तक के AICPIN के आंकड़ों पर आधारित रहेगा। तो ये भी हम समय समय पर शेयर करते रहेंगे। अब दिसंबर 2025 के जो आंकड़े हैं AICPIN के, वो 30 जनवरी तक आने की उम्मीद है, यानी 30 जनवरी 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद ये स्थिति सारी साफ हो जाएगी, पर 3% भी बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बाकी जो अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देखें। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट है, एक हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैडम मेरी डिस्चार्ज बुक में मेरे सन का जो नाम है वो ठीक नहीं है, पर अभी मेरा PPO जो बन के आया है वो ठीक है। अब डिस्चार्ज बुक में ठीक करवाना होगा, तो कैसे कार्रवाई उसको करें, प्लीज आप गाइड करिए। देखिए, आपकी जो डिस्चार्ज बुक है, PPO है, इसमें या आपकी जो रिकॉर्ड में किसी भी तरीके का सुधार अगर आपको करना है, तो नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना पड़ेगा। इतनी बात हमारे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को पता होनी चाहिए। सर्विस पेंशनर्स को पता होगी ही, लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना पड़ता है। इससे संबंधित जो दस्तावेज वगैरह होते हैं उसको भी आपको साथ में लेके जाने हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज बुक में नाम सही नहीं है, लेकिन PPO जो अभी बनकर आया है उसमें सही है, तो अगर डिस्चार्ज बुक में सही नहीं है तो PPO में सही कैसे आया? तो ये नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने भी कहा कि जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, क्योंकि देखिए, आपकी डिस्चार्ज बुक के हिसाब से ही आपका स्पर्श ने PPO बनाया होगा, तो ये गड़बड़ी कहाँ हुई है इसके बारे में आपको रिकॉर्ड सही तरीके से बता पाएगा। और दूसरी बात कि इसको आपको सही जरूर करवाना है, क्योंकि अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह के लिए क्लेम करेंगे तो कभी कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे में अगर नाम मिसमैच होगा, स्पेलिंग मिसमैच होंगे, तो ये क्लेम अप्रूव होने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये जरूर से करवा दीजिएगा। तो मैं यही राय दूंगी कि नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, ताकि वो आपकी मदद कर पाए। अगर जिला सैनिक बोर्ड नहीं सुन रहा, आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या संपर्क जरूर से कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम 8 पे कमीशन का 1999 में जो रिटायर हुए हैं पेंशनर्स, उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्या? देखिए, पे कमीशन का लाभ हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, चाहे वो कभी भी रिटायर होकर आए हैं। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए, केंद्र सरकार पहले ही इसको लेकर हमें आश्वासन दे चुकी है। इसके साथ साथ टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जो मुद्दा है, यानी पेंशनर्स की पेंशन में रिवीजन किया जाए, इस मुद्दे को शामिल करने के लिए भी कर्मचारी संगठन बेहद प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले के जितने भी पे कमीशन थे उनमें साफ तौर पर यह लिखा जाता था। तो टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर अभी भी बात फंसी हुई है, प्रयास चालू है, होगा जरूर, किसी भी पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होगा। सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि पेंशन DSP गोल्ड अकाउंट के फायदे बताओ और इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, DSP गोल्ड यानी SBI की आप बात कर रहे हैं। SBI में जिन भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का अकाउंट है, उनको DSP में अकाउंट ट्रांसफर करवाना जरूरी है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। देखिए, कई बार मैंने देखा है कि पेंशनर्स अपना जो अकाउंट है वो कन्वर्ट नहीं करवाते। ऐसे में अगर एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, या भगवान न करे अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, तो इसके बाद कुछ जो पैसे मिलते हैं बैंक से, वो उनके परिवार, वो जो उनका परिवार है उसके लिए क्लेम नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्होंने अकाउंट स्विच नहीं करवाया है। आपको अगर केंद्र सरकार इंश्योरेंस दे रही है, देखिए, सिविल के हैं या जो आम लोग हैं, उनको इंश्योरेंस करवाने के लिए लाखों लाखों रुपए भरने पड़ते हैं, हर महीने EMI देनी पड़ती है। हमें अगर फ्री में इंश्योरेंस मिल रहा है, हमने जो सेवाएं दी है, हमारे मतलब जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने देश के लिए किया है, उसके सम्मान में ये सभी बैंकें जो अलग अलग स्कीम चला रही हैं, जो वेलफेयर को लेकर काम कर रही हैं, रक्षा मंत्रालय भी ये काम करता है, ये प्रयास करता है कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान मिले, न्याय मिले, सही तरीके से उनकी जो जीवन शैली है वो बेहतर बने। तो ये जो इंश्योरेंस हमें बिना किसी EMI के मिल रहा है, बिना किसी पैसों के मिल रहा है, तो उसका जरूर से हमें फायदा लेना है। अब ये कैसे करेंगे? हर एक बैंक में अलग अलग नाम से है। आपको आपकी बैंक ब्रांच में जाना है और इसके बारे में पूछना है कि डिफेंस पर्सन के लिए जो अलग से अकाउंट होता है वो आपके बैंक में किस नाम से है, और मेरा जो अकाउंट है उसमें कन्वर्ट करवाइए। अगर उस बैंक में होगा इस सुविधा, रक्षा मंत्रालय के साथ MOU उन्होंने साइन किया होगा तो जरूर होगा। नहीं तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि जो दूसरी बैंक्स हैं उनको आप कंपेयर वगैरह करके कि कौन सी बैंक में ज्यादा फायदा है,
आपको नजदीक कौन सी बैंक पड़ती है, या ये सारी चीजें देखकर आप आपकी बैंक जो है वो भी बदल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समय मांगने वाला काम है। अगर आप स्पर्श वगैरह में अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं तो ही इसको लेकर कोशिश करिएगा। ये काफी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। बाकी आप चाहें तो अकाउंट या एस बैंक जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। पर डीएसपी अकाउंट की आपने बात की तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो, इसमें एक विस्तार से वीडियो मिल जाएगा कि डीएसपी अकाउंट में हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।